Hello friends, welcome back to our channel. So friends, once again I welcome all of you to our second chapter of electrostatics, which is electrostatic potential and capacitance. So with the fresh mind, we will study our second chapter, which is electrostatic potential and capacitance. तो फ्रेंड्स, ये चैप्टर पढ़ने से पहले आपको दो बातों का सबसे पहले ध्यान रखना है। उसमें से हमारी सबसे पहली बात जो है कि जो क्लास 12 का सिलेबस होता है वो एक दूसरे से लिंक होता है। तो अगर आपने फर्स्ट चैप्टर नहीं पढ़ा हो तो सेकंड चैप्टर पे आप भूल से आ नहीं सकते, बिकॉज क्लास 12 का सिलेबस जो होता है एक दूसरे से लिंक होता है। तो अगर पहला चैप्टर नहीं पढ़ा तो सेकंड चैप्टर में आपको समझने में प्रॉब्लम आ सकती है। इसलिए आपने अगर पहला चैप्टर नहीं देखा हो तो सबसे पहले जाके उसको देख लें। और दूसरी बात ये है कि हमारा जो चैप्टर है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, ये भी हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक के पार्ट के अंदर आता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक में दो चैप्टर्स आते हैं, एक होता है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड और दूसरा होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो ये चैप्टर जैसे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर आता है तो इसमें भी हमारे जो चार्जेस रहेंगे वो रेस्ट पर रहेंगे। हमारी जितनी भी कहानी होगी उसमें चार्ज कहाँ पर रहेगा? रेस्ट पर। चार्ज मोशन पर नहीं रहेंगे, रेस्ट पर कॉन्फ़िगरेशन रहेगा, उसके ऊपर से सारी कहानी होगी। ओके, तो हमारा सेकंड चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो इस चैप्टर के अंदर हम पोटेंशियल के विषय में सीखेंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स के एनर्जी के टर्म देखेंगे। जो हमने पहले चैप्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात की थी, उसी सेम चीज़ को हम इस चैप्टर में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में बात करें। जैसे कि आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इन डाइपोल ढूंढा था तो यहाँ पर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल करेंगे। आपने स्फीयर में इलेक्ट्रिक फील्ड ढूंढा था, हमने स्फीयर में यहाँ पर हम पोटेंशियल ढूंढेंगे। मतलब जो बात आपने इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए की थी वही बात हम यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए करेंगे। और दूसरी बात, लास्ट में चैप्टर के एंडिंग में हम एक इंस्ट्रूमेंट बनाएंगे, एक डिवाइस बनाएंगे जिसको कहते हैं कैपेसिटर, जो कि हमारा पोटेंशियल एनर्जी स्टोर करता है। हम इतनी एनर्जी तो बना लेंगे लेकिन उसको स्टोर करने के लिए कोई एक डिवाइस चाहिए, कोई एक इंस्ट्रूमेंट चाहिए, उसको हम कहते हैं कैपेसिटर। कैपेसिटर का काम क्या है कि वो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर करता है, वो तो हम आगे देखने वाले हैं। तो इतना था बेसिक सा इंट्रोडक्शन इस चैप्टर के लिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो इतने ही इन्फॉर्मेशन के साथ शुरू करते हैं अपना लेक्चर। तो इसको फ्रेंड्स मैं यहाँ से रफ कर देता हूँ। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस में आज जो हमारा पहला टॉपिक होगा पढ़ने वाले हैं, वो हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पर आप टॉपिक डाल लो, यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। आप बोलोगे ये टर्म तो कहीं देखा हुआ है, तो डेफिनेटली आपने टर्म देखा हुआ है, बिकॉज क्लास 11 में जो ग्रेविटेशन चैप्टर होता है उसके अंदर भी हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं। लेकिन जैसे कि हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर है तो इसके अंदर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे। हम क्लास 11 से थोड़ा शुरुआत करते हैं, जस्ट आपको थोड़ा रिवाइज कराता हूँ। जैसे कि आपने क्लास 11 में देखा था कि हमारा सपोज ये अर्थ है, ये क्या है, हमारा अर्थ है। अर्थ का जो मास होता है वो कैपिटल एम होता है, बड़ा सा मास कैपिटल एम होता है। तो सपोज यहाँ पर एक बॉडी रखा है, जिसका मास है स्मॉल एम, स्मॉल एम। वो पर्टिकुलर कोई इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन में है, जैसे कोई इनिशियल डिस्टेंस पर है। अब जैसे कि हम ये बॉडी को हम क्या करते हैं, इसको फाइनली मूव कर देते हैं कुछ और डिस्टेंस पर। जैसे यहाँ पर मूव कर देते हैं फाइनल डिस्टेंस पर, और फाइनल मास यहाँ पर है। तो देखो इसका मास अभी भी कैपिटल एम है। तो हम बॉडी को इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन से फाइनल कॉन्फ़िगरेशन में ले जाते थे, बिकॉज हमको देखो यहाँ पर जो मास एम है उसके ऊपर नीचे के डायरेक्शन में ग्रेविटेशनल फोर्स लगता होता है, बिकॉज ग्रेविटेशनल फोर्स उसको खींच रहा होगा अपनी तरफ, अर्थ जो है उसको अपनी तरफ खींच रहा होगा। तो ये मास एम को हमको ये कॉन्फ़िगरेशन में ले जाने के लिए कुछ एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा। हमको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, कुछ एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा। ठीक है, हम यहाँ पर ग्रेविटेशनल के अगेंस्ट एक एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे। ठीक है, तो फाइनल कॉन्फ़िगरेशन में आया किसकी वजह से, एक्सटर्नल फोर्स की वजह से। तो हमने यहाँ क्लास 11 में क्या पढ़ा था कि जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम होता है, यहाँ पर देखो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम का ये था, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम का ये हो जाएगा, बिकॉज ये डिस्टेंस अलग अलग है। तो जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम होता है,
हमने क्या किया यहाँ पर, हमने ग्रेविटेशनल फोर्स था उसके अगेंस्ट एक वर्क किया, ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट एक वर्क किया, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम होता है इज इक्वल टू होता है नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स, वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स। तो यहाँ पर जो हमारा क्लास 11 का टॉपिक था उसके अंदर जो हमारा कंजर्वेटिव फोर्स था वो था ग्रेविटेशनल फोर्स। तो हम इसको इस तरह से लिखते थे U फाइनल माइनस U इनिशियल इक्वल टू वर्क डन ग्रेविटेशनल फोर्स इनटू स्मॉल डिस्टेंस dr, हम इस तरह से इसको लिखते थे। ठीक है, क्या लिखते थे हम, देखो वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स। तो यहाँ पर हमारा जो कंजर्वेटिव फोर्स था वो ग्रेविटेशनल फोर्स था। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स। नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स क्यों आया, बिकॉज देखो हमारा जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा था इस तरफ और हम लगा रहे हैं एक्सटर्नल फोर्स इस तरफ, तो जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम होता है वो नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स होता है, जिसको हम इस तरह से लिखते थे क्लास 11 में, जिसको हम इस तरह से लिखते थे क्लास 11 में। जो कंजर्वेटिव फोर्स था उसके अंदर वो था हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इतना थी क्लास 11 की बात। अब हम बात करते हैं क्लास 12 की। तो जैसे कि क्लास 11 में हम यहाँ पर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करते थे, वैसे हम क्लास 12 में भी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करते हैं। यहाँ पर क्या करते हैं, देखो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी किस तरह से, हमारे पास दो यहाँ पर चार्जेस होंगे, एक चार्ज होगा Q1, एक चार्ज होगा Q2, एक चार्ज होगा Q1, एक चार्ज होगा Q2। सपोज ये कोई इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन पर है, सपोज ये कोई इनिशियल, यहाँ पर लिखता हूँ, थोड़ा साइड में इसको बनाते हैं। देखो एक चार्ज है हमारा Q1 और एक चार्ज है हमारा Q2। ये कोई इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन पर है जिसको हम कहते हैं R इनिशियल। ठीक है, अब इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन से ये चार्ज जो है फाइनल कॉन्फ़िगरेशन में आता है। यहाँ पर चार्ज जो है फाइनल कॉन्फ़िगरेशन में इस तरह से आता है। ठीक, अब हमारा बीच में जो डिस्टेंस है वो R फाइनल है। इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन चार्ज का ये था, ये चार्ज का क्या है, इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन, ये है इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन, और ये है हमारा चार्ज का फाइनल कॉन्फ़िगरेशन। ओके, ये चार्ज का इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन है, ये चार्ज का इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन है और ये चार्ज का फाइनल कॉन्फ़िगरेशन है। तो चार्ज को इनिशियल से लेके फाइनल कॉन्फ़िगरेशन में आने के लिए हमको कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा, हमको कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा। चार्ज को इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन से लेके फाइनल कॉन्फ़िगरेशन में लाने के लिए हमको कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा। और ये चार्ज की इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन में इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी होगी चार्ज की, यहाँ पर चार्ज की होगी इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, और यहाँ पर हमारे पास चार्ज की होगी फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होता है वो किस तरह से डिफाइन होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी किस तरह से डिफाइन होता है, लिखो यहाँ पर डेफिनेशन कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, पहले हम डेफिनेशन लिखते हैं सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी का। ठीक है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल इज नेगेटिव ऑफ वर्क डन, is negative of work done by the conservative force, is negative of work done by the conservative force in bringing the system from initial configuration टू, या तो ऐसे लिख दो इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन इन्फिनिटी पर एज्यूम करते हैं, फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पर्टिकुलर सेपरेशन।
ये होता है पोटेंशियल एनर्जी का डेफिनेशन, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का डेफिनेशन कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स इज नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स इन ब्रिंगिंग द सिस्टम फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पर्टिकुलर सेपरेशन। हमारा जो यू इनिशियल होता है, ये इनिशियल कन्फिग्रेशन, इसको हम अज्यूम करते हैं इन्फिनिटी पर, वो बात तो बात की बात है, पर समझो यहाँ पे इनिशियल कन्फिग्रेशन से लेके फाइनल कन्फिग्रेशन में जो हमारा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हुआ, इसको हम किस तरह से लिखेंगे, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हुआ यू फाइनल माइनस यू इनिशियल इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स। अच्छा, कंजर्वेटिव फोर्स मतलब जिसको ना पता हो तो बता देता हूं। कंजर्वेटिव फोर्स एक ऐसा फोर्स होता है जो कि पाथ इंडिपेंडेंट होता है, पाथ इंडिपेंडेंट। वो फोर्स जो होता है सिर्फ इनिशियल और फाइनल कन्फिग्रेशन पे डिपेंड करता है। जैसे हमारा ये चार्ज का इनिशियल कन्फिग्रेशन ये था और फाइनल कन्फिग्रेशन ये था, तो ये चार्ज को इनिशियल कन्फिग्रेशन से उठा के फाइनल कन्फिग्रेशन आप चाहे किसी भी रास्ते से लेके आओ, चाहे इस रास्ते से, चाहे इस रास्ते से, चाहे गोल घुमा के, चाहे टेढ़े मेढ़े, ऐसे करके कैसे भी लेके आओ, लेकिन जो चार्ज का जो वर्क डन रहेगा वो सेम ही रहेगा, बिकॉज वो पाथ पर डिपेंड नहीं करता। वो किस पर डिपेंड करता है, सिर्फ इनिशियल और फाइनल कन्फिग्रेशन पर। ठीक है, चार्ज को कैसे भी उठा के लेके आओ, उस पर वो डिपेंड नहीं करता, उसको हम कहते हैं कंजर्वेटिव फोर्स। इसके एग्जांपल आपने क्लास 11 में भी देखे होंगे कि जैसे कि स्प्रिंग फोर्स होता है वो भी कंजर्वेटिव फोर्स होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो कंजर्वेटिव होता है, और हम क्लास 12 में देखेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो कि कंजर्वेटिव फोर्स होता है। लेकिन फ्रिक्शनल फोर्स होता है वो कंजर्वेटिव फोर्स नहीं होता। इसलिए आपने देखा होगा कि जब न्यूटन लॉ ऑफ मोशन पढ़ा होगा, फ्रिक्शनल पढ़ा होगा, तो उसके अंदर कुछ पोटेंशियल का टर्म नहीं देखा होगा, क्योंकि फ्रिक्शनल पोटेंशियल एनर्जी ऐसा कुछ टर्म आपने नहीं देखा होगा, क्योंकि फ्रिक्शनल जो होता है वो कंजर्वेटिव फोर्स नहीं होता है, वो इनिशियल फाइनल कन्फिग्रेशन पर डिपेंड नहीं करता। तो जो कंजर्वेटिव फोर्स होता है वो सिर्फ डिपेंड करता है इनिशियल एंड फाइनल कन्फिग्रेशन पर। इतनी बात आपको ध्यान रखना है। तो जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम है इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स। अब यहाँ पर जो हमारा कंजर्वेटिव फोर्स है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। यहाँ पर जो हमारा कंजर्वेटिव फोर्स है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। यहाँ पर जो हमारा कंजर्वेटिव फोर्स है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ, क्या लिखते हैं हम, इंटीग्रेशन ऑफ डी आर वेक्टर, वेयर डी आर इज द स्मॉल डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ये डेफिनेशन आ गया। डेफिनेशन को आप नोट करो, हम इसके आगे बाद में इसका फर्दर सॉल्विंग करते हैं। तो जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम है इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स। तो इसको रफ करके हम आगे बढ़ते हैं यहाँ से। तो हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर आगे हमारा डेफिनेशन क्या है हमारा यहाँ पर कि हमारा Q1 और यहाँ पर Q2 चार्ज है। ठीक है, इसको थोड़ा ऊपर से लिखते हैं बिकॉज हमको यहाँ पर इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो हमारा Q1 है और ये हमारा Q2 चार्ज है, और ये था हमारा फाइनल कन्फिग्रेशन, और ये था हमारा इनिशियल कन्फिग्रेशन Q1 और Q2 का इनिशियल कन्फिग्रेशन ये था। तो इनिशियल कन्फिग्रेशन से हम फाइनल कन्फिग्रेशन में लेके आए हैं, तो हमको कुछ वर्क करना पड़ेगा, और जो भी हम वर्क करेंगे वो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। और हमने यहाँ पर क्या लिखा था, हमने यहाँ पर क्या लिखा था कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, अगर हम स्मॉल चेंज की बात करें तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, डी यू इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स, नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव, इस तरह से लिखते हैं इसको, कंजर्वेटिव फोर्स, बट डब्ल्यू सी इज द कंजर्वेटिव फोर्स और डी यू इज द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, स्मॉल चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है, इसको हम इस तरह से डिफाइन करते हैं, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, और ये क्या है, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। तो नेगेटिव ऑफ वर्क डन, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स। तो कंजर्वेटिव फोर्स का जितना वर्क होगा वही होगा पोटेंशियल, वही स्टोर होगा पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में है।
तब हमारा यहाँ पर जो कंजर्वेटिव फोर्स है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। हमारा यहाँ पर कंजर्वेटिव फोर्स जो है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो हम इसको इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन से फाइनल कॉन्फ़िगरेशन पर लाएंगे। तो यहाँ पर मैं फर्दर क्या लिख सकता हूँ, मैं du को लिख सकता हूँ, और du इक्वल टू नेगेटिव ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी आर, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी आर, बिकॉज वर्क डन क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अगर डिस्प्लेसमेंट स्मॉल हो तो हम इसको एफ डॉट डी आर लिख सकते हैं यहाँ पर। अब इसको इंटीग्रेट करके हमको यहाँ पर टोटल चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हमको फाइंड करना पड़ेगा। तो ये था हमारा इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन, जिसको हम यूआई बोल देते हैं, इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन, और ये था हमारा फाइनल कॉन्फ़िगरेशन। इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन में डिस्टेंस था वो आर इनिशियल है, और फाइनल कॉन्फ़िगरेशन पर डिस्टेंस है वो आर फाइनल है। तो इसको इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ तक करेंगे हम, यू आई से लेके इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन से लेके फाइनल कॉन्फ़िगरेशन से। और यहाँ पर डी आर हमारा पोजीशन वेक्टर है। तो यहाँ पर इनिशियल पोजीशन वेक्टर कितना है, आर इनिशियल से लेके आर फाइनल तक इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे। और जब हम इंटीग्रेट कर देंगे तो हमको चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखो इस तरफ तो आएगा यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, इसको यहाँ पर फर्दर सॉल्व करता हूँ। इस तरफ तो आएगा यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, और यहाँ पे क्या आएगा एफ डॉट डी आर। जैसे हमारा एफ है यहाँ पर वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, एफ क्या है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो इसकी वैल्यू क्या होती है, ये तो आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा होगा, के Q1 Q2 अपॉन आर, के Q1 Q2 अपॉन आर। यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं हम, ये इंटीग्रेशन है आर इनिशियल से लेके आर फाइनल तक, के Q1 Q2 अपॉन आर, और हमारा ये है डी आर वेक्टर, ठीक है, के Q1 Q2 अपॉन आर इंटू डी आर वेक्टर। अब जो जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल लो, यहाँ पर जो जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल दो। यहाँ पर नेगेटिव साइन है, ये नेगेटिव साइन का यहाँ पर ध्यान रखना है, ठीक है, ध्यान से देखो कि नेगेटिव साइन यहाँ पर है, ठीक है, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ओके, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ पर फर्दर लिखते हैं इसको, देखो फर्दर किस तरह से लिख सकता हूँ मैं, ये यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, ये मेरा हो जाएगा। देखो यहाँ पर जो जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल दो, के Q1 Q2 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, अंदर आ जाएगा आर इनिशियल से आर फाइनल 1 अपॉन आर स्क्वायर डी आर, 1 अपॉन आर स्क्वायर डी आर। तो 1 अपॉन आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, आपने पढ़ा ही होगा कि 1 अपॉन आर स्क्वायर को मैं r⁻² लिख सकता हूँ, और इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, इसका इंटीग्रेशन होता है -2 + 1 अपॉन -2 + 1, जिसको होता है -1 अपॉन आर। तो 1 अपॉन आर स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है -1 अपॉन आर, ये आपने इंटीग्रेशन में सीखा होगा। इसको फर्दर लिखता हूँ मैं, के Q1 Q2 हो जाएगा -1 अपॉन आर, बाहर एक माइनस अलग से है ही, -1 अपॉन आर, आर इनिशियल से लेके आर फाइनल तक। अब देखो ये माइनस और ये माइनस बन के यहाँ पर प्लस हो जाएगा। देखो यहाँ पर ये माइनस और ये माइनस बन के प्लस हो गया। तो यहाँ पर क्या आ रहा है मेरा, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल क्या आ रहा है मेरा, देखो यू फाइनल माइनस यू इनिशियल इक्वल टू आ रहा है के Q1 Q2, ये माइनस माइनस तो प्लस हो गया, अंदर आ रहा है 1 अपॉन आर, आर फाइनल -1 अपॉन आर इनिशियल, 1 अपॉन आर फाइनल -1 अपॉन आर इनिशियल। तो ये इंटीग्रेशन से हमने ये फॉर्मूला निकाला कि यू फाइनल माइनस यू इनिशियल आ रहा है, के Q1 Q2 1 अपॉन आर फाइनल 1 माइनस आर इनिशियल। तो यहाँ पर इसको फर्दर मैं रफ करता हूँ। तो इतनी बात आपने नोट कर ली होगी यहाँ पर, उसको मैं यहाँ पर लिख के फर्दर लिखता हूँ। यहाँ पर हमारा जो क्या है, हमारा इंटीग्रेशन का आंसर क्या है, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल इक्वल टू क्या है, के Q1 Q2 बाहर है और अंदर है 1 अपॉन आर फाइनल -1 अपॉन आर इनिशियल। तो ये हमारा आंसर आया, ठीक है। हमारा एक्चुअली आंसर तो यही होता है, एक्चुअली तो हमारा आंसर यही होता है, लेकिन हमको फिजिक्स में देखो, हमको यहाँ पर हर बार तो ऐसे इन्फिनिटी और यहाँ पर इस तरह से हमको पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करना होगा, लेकिन हम फिजिक्स में एक टर्म अज्यूम करते हैं, बिकॉज हमको जैसे कि Q1 और Q2 दिया रहेगा, हमको पूछ लेंगे कि इसका पोटेंशियल एनर्जी क्या है, तो आप डायरेक्टली तो फाइंड नहीं करोगे, आप क्या करोगे
Q1 Q2 को इन्फिनिटी से लेके यहाँ तक लेके आओगे और फिर इसका पोटेंशियल फाइंड करोगे। लेकिन हम क्या करते हैं यहाँ पर, हमें एक अगर हमको सिर्फ इसी सिस्टम का इनिशियल फाइंड करना है पोटेंशियल एनर्जी, तो हम एक बात करते हैं, एक यहाँ पर काम करते हैं। यहाँ पर देखो क्या करते हैं, कंसिडरिंग U इनिशियल इक्वल टू, यहाँ पर क्या कंसीडर करते हैं हम, देखो यहाँ पर क्या कंसीडर करते हैं, U इनिशियल इक्वल टू 0 और यहाँ पर R इनिशियल इक्वल टू इन्फिनिटी। इसका मतलब क्या करते हैं हम, ये हमारा जो इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन है इसको हम इन्फिनिटी पर अज्यूम करते हैं। इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन को हम इन्फिनिटी पर अज्यूम करते हैं और ऐसा अज्यूम करते हैं कि इन्फिनिटी पर हमारा जो पोटेंशियल एनर्जी है वो 0 है। हम क्या अज्यूम कर रहे हैं यहाँ पर कि जो हमारा इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन है वो है इन्फिनिटी पर, हमारा जो आर आई है वो इन्फिनिटी पर है और इन्फिनिटी पर हमारा जो पोटेंशियल एनर्जी आ रहा है वो इक्वल टू 0। ये दो बात का हम अज्यूम करते हैं। फिजिक्स में ये दो बात अज्यूम की गई है, सारे साइंटिस्ट लोग ने ये बात अज्यूम की है और उसके ऊपर से इन लोगों ने ये सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी फाइंड किया। देखो किस तरह से ये दो बात आपने अज्यूम किया। यहाँ पर U इनिशियल जो है ये हमारा टर्म क्या हो जाएगा, ये हमारा टर्म हो जाएगा 0 और जो हमारा R इनिशियल है ये हो जाएगा हमारा इन्फिनिटी। तो इसको मैं किस तरह से लिख सकता हूँ देखो, और U फाइनल को अगर मैं U लिख दूँ, U फाइनल को अगर U लिख दूँ और R फाइनल को मैं अगर R लिख दूँ तो हमारा आंसर क्या आएगा, देखो यहाँ पर U इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R। बिकॉज R फाइनल को हमने R लिख दिया और जो 1 अपॉन इन्फिनिटी होता है वो 0 होता है। तो हमारा जो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आया, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ चार्ज, देखो दो सिस्टम ऑफ चार्ज है, तुम्हारा पोटेंशियल एनर्जी क्या है, K Q1 Q2 बाई R, K Q1 Q2 बाई R। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है और यहाँ पर दो बातों का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। क्या है मेरा K Q1 Q2 बाई R, जिसमें हमारा जो पोटेंशियल एनर्जी होता है ये होता है स्केलर क्वांटिटी। पोटेंशियल एनर्जी जो होता है स्केलर क्वांटिटी, क्यों स्केलर क्वांटिटी होता है पोटेंशियल एनर्जी, बिकॉज हमारा जो वर्क डन होता है वो स्केलर क्वांटिटी होता है, इसलिए जो पोटेंशियल एनर्जी होता है वो चेंज इन वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स है, इसलिए हमारा ये भी हो जाएगा स्केलर क्वांटिटी। और इसका जो यूनिट होगा, यूनिट जो होगा वो होगा जूल, यूनिट जो होगा वो होगा जूल। अब स्केलर क्वांटिटी है तो इसमें हमको डायरेक्शन देखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ये स्केलर क्वांटिटी है, इसके अंदर डायरेक्शन देखने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्टली पोटेंशियल एनर्जी फाइंड कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको एक बात और ध्यान रखना है कि जो Q1 Q2 है, यहाँ पर Q1 एंड Q2 जो है उसको हमको रखना है विथ साइन। जैसे यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज हो तो यहाँ पर Q1 पॉजिटिव रखना है और Q2 नेगेटिव रखना है। हम इलेक्ट्रिक फील्ड में ऐसा नहीं करते थे और चार्ज में ऐसा नहीं करते थे, बस इसमें यहाँ पर Q1 Q2 जो है उसको विथ साइन रखना है, ये बात आपको ध्यान रखना है। तो ये फॉर्मूला आप नोट कर लो, U इक्वल टू K Q1 Q2 बाई R, ठीक है। तो हम इसको रफ करके आगे, तो अभी तक हमने क्या देखा कि हमारे पास अगर दो सिस्टम ऑफ चार्जेस हो कुछ इस तरह के, मीन्स सिस्टम ऑफ चार्ज हो इस तरह का Q1 Q2 और इसके बीच में डिस्टेंस R हो, तो हम क्या सपोज करते हैं कि ये जो Q1 और Q2 है ये पहले इनिशियली इन्फिनिटी पर थे और उसके बाद इन्फिनिटी पर हमने 1 बाय 1 करके चार्ज यहाँ पर लाया और लास्ट में हमने पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन की थी। U इक्वल टू होता है K Q1 Q2 बाई R, वेर Q1 Q2 को हमको रखना है विथ साइन, Q1 Q2 को हमको रखना है साइन के साथ और R जो है डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस है। तो इसके ऊपर से हम एक क्वेश्चन करते हैं यहाँ पर, ठीक है। हम क्वेश्चन कर लेते हैं इसके ऊपर से, सिंपल सा एक क्वेश्चन। यहाँ पर जो है चार्ज 4 माइक्रोकूलम का है, यहाँ पर चार्ज जो है 4 माइक्रोकूलम का है, इनके बीच में डिस्टेंस जो है वो है 4 मीटर का, ठीक है। इनके बीच में डिस्टेंस कितना है 4 मीटर का। हमको ढूंढना क्या है यहाँ पर कि पोटेंशियल एनर्जी बताओ, इस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी क्या है। तो हमको वो सब केस तो हम अज्यूम कर लिए कि इन्फिनिटी पर पोटेंशियल 0 होता है, उसके बाद हम चार्ज यहाँ पर लेके आए। हमारा इनिशियल मेन स्टेप क्या होगा यहाँ पर कि U इक्वल टू K Q1 Q2 बाई R। ऑप्शन देता हूँ इसका, ऑप्शन आप इसको एक बार ट्राई कर लो। सिंपल सा फॉर्मूला का एप्लीकेशन है, जस्ट खाली एक बार नाम के लिए इसको ट्राई कर लो आप। 18 इंटू 10⁻³ जूल, बी ऑप्शन है 36 इंटू 10⁻³ जूल, सी ऑप्शन है 9 इंटू 10⁻³ जूल और फिर डी ऑप्शन है यहाँ पर, ठीक है,
डी ऑप्शन यहाँ पर 72 इंटू 10⁻³ जूल। ठीक है, तो ये आप उसको ट्राई कर लो इसका। ओके, तो हम इसको पॉज करके एक बार ट्राई कर लो। तो हम इसको यहाँ सॉल्व करना शुरू करते हैं। सिंपल है यहाँ पर, देखो u इक्वल टू क्या होता है k Q1 Q2 बाई आर। u इक्वल टू क्या होता है k Q1 Q2 बाई आर। सब बच्चे यहाँ पर आर स्क्वायर से कंफ्यूज कर लेते हैं, बिकॉज वो फर्स्ट चैप्टर में पढ़ के आते हैं कूलम लॉ। तो कूलम लॉ क्या होता है k Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो फॉर्मूला में इन लोग आर स्क्वायर रख के ये सम को रॉन्ग कर देते हैं, लेकिन इसको क्या करना है k Q1 Q2 बाई आर। ठीक है, यहाँ पर k की वैल्यू क्या होती है, हमने फर्स्ट चैप्टर में बताया था कि जो k की वैल्यू होती है वो 9 इंटू 10⁹ होती है। और यहाँ पर Q1 हमको क्या दिया है 4 माइक्रो कूलम। ये हमारा Q1 हो जाएगा, ये हमारा Q2 हो जाएगा। Q1 हमको क्या दिया 4 माइक्रो कूलम, तो 4 इंटू 10⁻⁶ कूलम। ठीक है, माइक्रो कूलम को हमने कूलम में लिख दिया। और Q2 क्या है हमारा 4 माइक्रो कूलम, ये भी हो जाएगा हमारा 4 इंटू 10⁻⁶ डिवाइड बाई डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस 4। यहाँ पर 4 का स्क्वायर नहीं रखना है, बिकॉज डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज क्या है 4 मीटर। स्क्वायर से कंफ्यूज नहीं करना है। तो एक 4 से एक 4 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर क्या बच रहा है 9 4 36 बच रहा है इंटू 10⁻³ जूल। तो हमारा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम क्या आ गया, ये Q1 Q2 चार्ज का 36 इंटू 10⁻³ जूल। तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन था, इसको हमने कर लिया। तो इसको यहाँ से मैं रफ कर देता हूँ। ओके, तो इसको यहाँ से मैं रफ कर देता हूँ। आगे बढ़ते हैं हम। एक्चुअली फिजिक्स में जो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है उसका एक डेफिनेशन नहीं है, उसका एक से ज़्यादा डेफिनेशन है। अलग अलग बुक में अलग अलग डेफिनेशन दी जाती है। तो एक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है जो IIT JEE हर बार पूछता है, वो डेफिनेशन क्या है, यहाँ पर लिख लो। यहाँ पर डेफिनेशन कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी इज द वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स work done by the external force in bringing the system of charges from infinity to particular सेपरेशन। ये भी मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की ही बात कर रहा हूँ, ठीक है, लेकिन उसका दूसरा डेफिनेशन है। ये पहला डेफिनेशन क्या था, नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स इन ब्रिंगिंग द चार्जेस फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पर्टिकुलर सेपरेशन। ठीक है, इन ब्रिंगिंग चार्जेस फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पर्टिकुलर सेपरेशन, पहला डेफिनेशन यह था। दूसरा डेफिनेशन क्या कहता है, वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स इन ब्रिंगिंग द सिस्टम ऑफ चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पर्टिकुलर सेपरेशन। मीन्स जो हमारा इसमें U होगा, हमारा जो U होगा इसके अंदर वो है वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स। इसके अंदर हमारा जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वो पॉजिटिव। ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, बिकॉज क्वेश्चन में कहीं भी नेगेटिव टर्म यूज नहीं किया है। तो हमारा D होगा पॉजिटिव ऑफ वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स। लेकिन ये डेफिनेशन तभी सही होगी जब यहाँ पर हम एक कंडीशन लिखेंगे कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम शुड बी 0। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम शुड बी 0। इसका मतलब क्या है, काइनेटिक एनर्जी 0 है, इसका मतलब क्या है कि वेलोसिटी इक्वल टू 0 है, स्पीड इक्वल टू 0 है। इसका मतलब क्या है, पार्टिकल शुड बी मूव्ड वेरी वेरी स्लोली। पार्टिकल शुड बी मूव्ड वेरी वेरी स्लोली, इतना स्लोली मूव करे कि हमको लगे कि इसकी स्पीड जो है वो 0 है और सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाए। सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाए तभी हमारा जो डेफिनेशन है कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स, तभी हमारा डेफिनेशन जो है करेक्ट होगा। इसका रीज़न क्या है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ सिस्टम 0 क्यों होनी चाहिए, उसका एक रीज़न आपको समझा देता हूँ, एक बार छोटा सा यहाँ पर समझा देता हूँ। इसका रीज़न जो है क्लास 11 के डेफिनेशन से आएगा, वर्क एनर्जी थ्योरम से। तो वर्क एनर्जी थ्योरम को क्या कहता है, वर्क एनर्जी थ्योरम को ये कहता है कि वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या बोलता है, अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम
वर्क एनर्जी थ्योरम क्या बोलता है कि वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ये हमको कहता है वर्क एनर्जी थ्योरम। तो यहाँ पर सपोज हमारे पास Q1 और Q2 चार्जेस हैं। यहाँ पर इसको ड्रॉ करता हूँ अच्छे से। देखो यहाँ पर हमारे पास एक चार्ज है Q1, एक चार्ज है Q2। हम इसको इन्फिनिटी से लेके, ठीक है, इन्फिनिटी से लेके पर्टिकुलर सेपरेशन तक लेके आ रहे हैं यहाँ पर। तो बिकॉज Q1 Q2 है, सपोज हम अज्यूम करते हैं Q1 Q2 दोनों पॉजिटिव हैं, तो दोनों के ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इस तरह से लगेगा। ये मेरा लग रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इसके ऊपर भी लगेगा इस तरफ से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, हमको क्या करना पड़ेगा, हमको सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी जीरो करनी है। तो सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी जीरो करने के लिए हम इसके ही इक्वल मैग्नीट्यूड का, जस्ट इसके ही इक्वल के मैग्नीट्यूड का हम इसके अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगाएंगे। जो फोर्स को कहते हैं हम एफ एक्सटर्नल, बिकॉज हम लगा रहे हैं उसको, वो फोर्स को कहते हैं हम एफ एक्सटर्नल। देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इस तरफ लग रहा है, लेकिन हम इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लेके आएंगे जो कि एफ एक्सटर्नल प्लस एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। एक्सटर्नल और इलेक्ट्रोस्टैटिक का मैग्नीट्यूड सेम है, उनका डायरेक्शन जस्ट अपोजिट है। एफ एक्सटर्नल इज नेगेटिव ऑफ एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स है वो नेगेटिव ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो जाए। तो अगर हमको सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी जीरो करनी है तो हमको इलेक्ट्रोस्टैटिक के फोर्स के इक्वल मैग्नीट्यूड का एक फोर्स लगाना पड़ेगा एफ एक्सटर्नल इन द अपोजिट डायरेक्शन, जिससे कि हमारी सिस्टम की जो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी जीरो। बिकॉज अगर इतना फोर्स यहाँ पर लग रहा है, इतना फोर्स यहाँ पर लग रहा है, दोनों फोर्स आपस में इक्वल हो जाएंगे, तो हमारा जो इक्वल आ जाएगा एफ एक्सटर्नल इक्वल टू एफ, तो हमारा सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी जीरो। देखो हमारे पास दो फोर्सेस है यहाँ पर, एक फोर्सेस है वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्सेस और एक फोर्स है वर्क डन बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। यहाँ पर सिस्टम में दो ही फोर्स लग रहे हैं, एक एक्सटर्नल फोर्स, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। हम यहाँ पर कंसीडर कर रहे हैं कि सिस्टम में कोई फ्रिक्शन नहीं है, एयर में कोई फ्रिक्शन नहीं है, ये हम कंसीडर करके चल रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे पास सिर्फ दो ही फोर्स लगेंगी, एक एक्सटर्नल फोर्स और एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पर से क्या लिख सकता हूँ कि अगर हमारा एफ एक्सटर्नल और वर्क ये इक्वल हो जाएगा तो सिस्टम को जो नेट काइनेटिक एनर्जी, अगर स्पीड जीरो है सिस्टम की, अगर सिस्टम की स्पीड जीरो है तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी जीरो। तो हमारे से ये अगर ये जीरो हो जाएगी तो हमारा फॉर्मूला क्या आ जाएगा, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो यहाँ से हमारा फॉर्मूला क्या आ रहा है, अगर सिस्टम में, तो हमारा फॉर्मूला यहाँ से आ रहा है कि वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। लेकिन ये फॉर्मूला हमारा तभी आ रहा है जब सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी जीरो है। अगर ये काइनेटिक एनर्जी जीरो नहीं होता तो यहाँ पर से कुछ काइनेटिक एनर्जी वाला टर्म भी आता। काइनेटिक एनर्जी जीरो, इसलिए हमारा ये फॉर्मूला आ रहा है। देखो पहले हमने डेफिनेशन क्या पढ़ा था यहाँ पर कि डी यू इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय द एक्सटर्नल। देखो यहाँ पर से हमने पहले क्या डेफिनेशन पढ़ा था, इसको आपने यहाँ पर से नोट कर लिया है, इसको आपने यहाँ से नोट कर लिया हो ये वाला पॉइंट, तो इसको यहाँ से मैं रफ कर देता हूँ। तो देखो यहाँ पर पहले आपने ये पढ़ा था, सबसे पहले आपने कि डी यू इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, और अब क्या पढ़ रहे हो आप कि इस इक्वल टू वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स इन ब्रिंगिंग। तो यहाँ पर हो जाएगा इक्वल टू वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम क्या होता है, नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स और पॉजिटिव ऑफ वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स। बिकॉज ये फॉर्मूला कब वैलिड है, क्योंकि हमारा देखो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एक्सटर्नल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक दूसरे के नेगेटिव में हैं, इसलिए हम यहाँ पर ये लिख सकते हैं। कंडीशन क्या है यहाँ पर, ये एक्सटर्नल फोर्स अलग कब आएगा, जब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ सिस्टम इज जीरो। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ सिस्टम इज जीरो। काइनेटिक एनर्जी जीरो कब होगा, जब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक का जितना फोर्स लग रहा होगा जस्ट उसके ही अपोजिट डायरेक्शन में हम एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे उतने ही मैग्नीट्यूड का, तभी यहाँ पर एक यहाँ से खींचेगा एक यहाँ से खींचेगा और दोनों इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं, तो नियरली वो उसका जो स्पीड हो जाएगा वो जीरो हो जाएगा। यही बात आपको यहाँ पर से ध्यान रखनी है।
तो ये था इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का दूसरा डेफिनेशन, वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स इन ब्रिंगिंग द सिस्टम ऑफ चार्जेस फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पर्टिकुलर सेपरेशन। तो इसको आप फर्दर मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, ये पॉइंट आप नोट कर लो, ये पॉइंट आप नोट कर लो। तो यहाँ फर्दर क्या लिख सकता हूँ मैं, देखो कि डी यू इक्वल टू, पहले मैं क्या लिखता था, नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जिसको मैं एफ डॉट डी आर इस तरह से लिखता था। अब मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर कि डी यू इक्वल टू पॉजिटिव ऑफ वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स। अगर मैं एक्सटर्नल फोर्स लिखूंगा यहाँ पर नेगेटिव का साइन नहीं आएगा। हमने इसको प्रूफ करके यहाँ से देख लिया, ये वर्क एनर्जी थ्योरम से प्रूफ हो जाता है। और ये सेकंड डेफिनेशन है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का। इसको कैसे देखेंगे हम, देखो यहाँ पर जैसे सपोज हमारा Q1 और ये Q2 चार्ज है, ये कुछ इनिशियल कन्फिग्रेशन पर है, इनिशियल कन्फिग्रेशन पर इसको हम इन्फिनिटी अज्यूम करते हैं, ठीक है। ये हमारा सपोज इन्फिनिटी वाला पोजीशन है और हमारा फाइनल क्या है, ये है, ये हमारा फाइनल कॉन्फ़िगरेशन है। तो हमको इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन से फाइनल कॉन्फ़िगरेशन पर जाना है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर कि यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इस तरफ लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इस तरफ लगेगा और यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इस तरफ लगेगा। जो Q1 Q2 अगर पॉजिटिव हो तो Q1 Q2 पॉजिटिव होंगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इस तरफ लगेगा। लेकिन हमको इसको नज़दीक लाना है। देखो इसको हमको, देखो हमने इनिशियल कंडीशन इन्फिनिटी अज्यूम किया है। हमने क्या अज्यूम किया है कि RI जो है वो इन्फिनिटी है। तो डेफिनेटली हमको हर बार इन्फिनिटी से नज़दीक ही लाना पड़ेगा, बिकॉज इन्फिनिटी सेपरेशन तो बहुत दूर होता है। तो हमको यहाँ पर से इसको नज़दीक लाना है। तो देखो यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इस तरफ लग रहा है। तो हमको अगर इसको नज़दीक लाना है तो हमको करना क्या पड़ेगा, हम यहाँ पर एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे इस डायरेक्शन में, एक्सटर्नल फोर्स, हम यहाँ पर एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे इस डायरेक्शन में। हम इसको यहाँ से खींचेंगे, इसको यहाँ से खींचेंगे तो चार्ज हमारा फाइनली इस पोजीशन पर आ जाएगा। तो हमने देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट एक फोर्स लगाया जिसको हम कहते हैं एफ एक्सटर्नल फोर्स। और बिकॉज हमको नज़दीक ही लाना है तो हमारा जो RI वेक्टर है, हमारा जो पोजीशन वेक्टर है वो भी इसी डायरेक्शन में है, हमारा जो पोजीशन वेक्टर है वो भी इसी डायरेक्शन में है। बिकॉज हमको इधर ही तो लेके आना है, ये चार्ज यहाँ ही तो मूव कर रहे हैं। तो हमारा जो पोजीशन वेक्टर है वो इसी डायरेक्शन में है, हमारा जो एक्सटर्नल फोर्स है उसी डायरेक्शन में पोजीशन वेक्टर है। इसलिए हमारा जो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर आएगी वो आएगी पॉजिटिव, जिसको आप फॉर्मूला से देख सकते हो। अगर दोनों पॉजिटिव आ रहे हैं तो आप फॉर्मूला देखोगे K Q1 Q2 बाई R, K Q1 Q2 बाई R। ये कैसे आता है, बिकॉज हमने इनिशियल पोजीशन को, ये हमारा इन्फिनिटी वाला पोजीशन है और इन्फिनिटी से हमको ये कॉन्फ़िगरेशन पर ले जाना है। तो हम एक्सटर्नल फोर्स डायरेक्शन में लगा रहे हैं। तो हमारा फॉर्मूला आ रहा है K Q1 Q2 बाई R। अगर Q1 और Q2 दोनों पॉजिटिव हैं, देखो Q1 और Q2 दोनों पॉजिटिव हैं तो हमारा पोटेंशियल एनर्जी क्या आ रहा है, पॉजिटिव। Q1 और Q2 दोनों पॉजिटिव है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या आ रहा है, पॉजिटिव। इतना बात आपको ध्यान रखना है। देखो अगर नेगेटिव हो तो यहाँ से इसको रफ करके नेगेटिव का केस डिस्कस करते हैं। सपोज यहाँ पर एक Q1 है और यहाँ पर एक -Q2 है, एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है। एक Q1 है, एक -Q2 है। ये पहले इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन पर थे, तो इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन में क्या कर रहे हैं, देखो हमको नेट फोर्स जीरो करना है। आपको ये ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का और जो एक्सटर्नल फोर्स है ये दोनों इक्वल होने चाहिए और अपोजिट इन डायरेक्शन, जिससे कि हमारा सिस्टम का काइनेटिक एनर्जी चेंज ना हो। तो जहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में हम फोर्स लगाएंगे। देखो यहाँ पर Q1 और Q2 दोनों अपोजिट डायरेक्शन के हैं, दोनों अलग साइन के हैं, ये अपोजिट, ठीक है, अनलाइक चार्ज है, अनलाइक चार्ज। यहाँ पर ये था लाइक चार्जेस का केस। तो अनलाइक चार्जेस हैं, देखो तो अगर अनलाइक चार्जेस होंगे क्या करेंगे, एक दूसरे को आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, इस तरह से एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो मेरा ये है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का डायरेक्शन, ये है मेरा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का डायरेक्शन। तो हम क्या करेंगे, बिकॉज हमको सिस्टम का नेट फोर्स जीरो करना है तो हम एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे इस डायरेक्शन में। ये हमारा एक्स हो जाएगा एक्सटर्नल फोर्स, ये हमारा क्या हो जाएगा, एक्सटर्नल फोर्स। लेकिन हमको फाइनल कॉन्फ़िगरेशन तो यहाँ पर ले जाना है कुछ नज़दीक, बिकॉज इनिशियल RI जो है, RI तो इन्फिनिटी है, तो डेफिनेटली हमको नज़दीक ले जाना होगा उसके। ये मेरा R फाइनल है, ये मेरा R फाइनल है।
तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इस तरफ लग रहा था, तो हमको नेट फोर्स जीरो करने के लिए, सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी चेंज ना हो, इसलिए हम एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं इस डायरेक्शन में। लेकिन हमको तो धीरे धीरे ऐसे खिस करके, देखो एक्सटर्नल इलेक्ट्रोस्टैटिक दोनों इक्वल हैं, ऐसे धीरे धीरे करके ये पोजीशन पर आएगा। तो हमारा यहाँ पर से क्या लिख सकते हैं हम, देखो बिकॉज हमको ये डायरेक्शन में जाना है, तो हमारा जो पोजीशन वेक्टर है वो इस डायरेक्शन में रहेगा, बिकॉज हमको नज़दीक ले जाना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि एफ एक्सटर्नल लग रहा है इस डायरेक्शन में, और हमारा जो पोजीशन वेक्टर है आर, हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है वो डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में है। तो यहाँ पर हमारी जो पोटेंशियल एनर्जी आएगी वो नेगेटिव आएगी। अब फॉर्मूले से भी देख सकते हो, फॉर्मूले से भी देख सकते हैं इसको। एक्चुअली ये तो मैं समझा रहा हूँ आपको, आप फॉर्मूले से भी डायरेक्ट इसको देख सकते हो। देखो क्या आएगा, के, देखो Q1 और यहाँ पर ये है माइनस Q2 बाई आर। देखो आप देख रहे हो माइनस के Q1 Q2 बाई आर। तो यहाँ पर देखो अगर अनलाइक चार्जेस हो रहे हैं तो हमारी पोटेंशियल एनर्जी क्या आ रही है, नेगेटिव आ रही है, और लाइक चार्जेस आ रहे हैं तो हमारी पोटेंशियल एनर्जी क्या आ रही है, वो पॉजिटिव आ रही है। मीन्स लाइक चार्जेस के केस में पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो रही है, यहाँ पर क्या है, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजेस, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजेस लिख सकते हो, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज कर रही है। और यहाँ पर अनलाइक चार्जेस के केस में हमारी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही है, डिक्रीज। अनलाइक चार्जेस होंगे तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही है, डिक्रीज। ठीक है, इतना बात आपको ध्यान रखना है। तो कभी आपसे कोई ऐसा क्वेश्चन पूछ ले, देखो इतनी बात आपको नोट कर लो, यहाँ से इतनी बात आप नोट कर लो। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, यहाँ से मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे, आपको मेरे को इसका आंसर बताओ। इसी आंसर से ये कॉन्सेप्ट देखूंगा कि आपको समझ पड़ा है कि नहीं। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि हमारे पास दो चार्जेस है, ठीक है, वो चार्ज पॉजिटिव है कि नेगेटिव हमको नहीं पता। यहाँ पर हमारे पास ये लिखो क्वेश्चन, देखो इफ टू चार्जेस आर बॉट क्लोजर, देन पोटेंशियल एनर्जी विल, ठीक है, क्वेश्चन मार्क। पहला ऑप्शन है मेरा इंक्रीज, दूसरा ऑप्शन है मेरा डिक्रीज, तीसरा ऑप्शन है मेरा में इंक्रीज और डिक्रीज, और चौथा ऑप्शन है मेरा रिमेन सेम। ठीक है, इसको आप ट्राई कर लो। क्वेश्चन क्या है मेरा, इफ टू चार्जेस आर ब्रॉट क्लोजर टू ईच अदर, ठीक है, क्लोजर, द पोटेंशियल एनर्जी विल, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा। पहले इसको आप पॉज करके ट्राई कर लो, पहले सोचो इसको कि मैं क्वेश्चन में क्या पूछा है मैंने, कि दो चार्ज को हम नज़दीक ला रहे हैं, दो चार्ज को हम नज़दीक ला रहे हैं, एक दूसरे के नज़दीक ला रहे हैं। ठीक, मीन्स फाइनल कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस तरह से हम एक दूसरे के नज़दीक ला रहे हैं। तो बताओ सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी कि डिक्रीज होगी, या रिमेन सेम रहेगा, या इंक्रीज या डिक्रीज कुछ भी हो सकता है। तो इसको पॉज कर लो, देखो मैं इसका आंसर बताता हूँ। इसका आंसर आएगा में इंक्रीज और डिक्रीज, बिकॉज जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो चार्ज के मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करती है कि चार्ज पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। अगर सपोज ये दोनों पॉजिटिव चार्ज होते हैं, अगर सपोज यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज होता और ये पॉजिटिव चार्ज होता, अब हम दोनों को पास लाते तो पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की इंक्रीज होती। लेकिन अगर ये दोनों एक पॉजिटिव होता और एक नेगेटिव होता, एक पॉजिटिव, देखो यहाँ पर एक पॉजिटिव होता एक नेगेटिव होता, ये देखो यहाँ पर इंक्रीज क्यों कर दी, बिकॉज यहाँ पर जो एक्सटर्नल फोर्स है और आर वेक्टर है वो दोनों सेम डायरेक्शन में है। बट यहाँ पर क्या होगा, एक्सटर्नल फोर्स इस डायरेक्शन में रहेगा, एक्सटर्नल फोर्स, और आर वेक्टर है इस डायरेक्शन में, तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी होगी डिक्रीज। जब अनलाइक चार्जेस थे तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज कर दी है, जब लाइक चार्जेस हैं तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज कर दी है। बट यहाँ पे क्वेश्चन में हमको चार्ज स्पेसिफाई नहीं किया था कि वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, कि पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हैं, इसलिए हम यहाँ पर बोलेंगे में इंक्रीज और डिक्रीज। तो होप करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ पड़ा होगा। हम आगे बढ़ते हैं। तो आपने दूसरा डेफिनेशन समझ लिया कि आपको, देखो एक लास्ट में आपको रिवाइज करा देता हूँ कि आपको कितनी बात का ध्यान रखना है। यहाँ पर सब आपको एक बार एक समरी की तरह बता देता हूँ कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम है वो नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स है इक्वल टू पॉजिटिव ऑफ वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स है। इतना बात आपको
ध्यान रखना है। ये कंडीशन तब होगा जब सिस्टम की चेंज इन काइनेटिक एनर्जी सिस्टम की वो 0 हो जाए, ये कंडीशन तभी वैलिड है। और हमने क्या देखा यहाँ पर कि जो U इक्वल टू होता है वो होता है K Q1 Q2 बाई R, और जब U पॉजिटिव आएगा जब लाइक चार्जेस होंगे। लाइक चार्जेस मीन्स या तो दोनों पॉजिटिव हो या तो दोनों नेगेटिव हो, तब हमारा जो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी। और U जो होगा वो लेस देन 0 आएगा जब अनलाइक चार्जेस होंगे। ठीक है, U जो होगा हमारा वो लेस देन 0 आएगा। किस तरह से लेस देन 0 आता है वो हमने समझ लिया। और यहाँ पर जो Q1 Q2 है, Q1 एंड Q2, इसको विथ साइन रखना है, विथ साइन। इतनी बात आपको ध्यान रखना है, तो इतनी बात को नोट कर लो। अब आगे हम इसके ऊपर से सिस्टम ऑफ चार्जेस के ऊपर से हम क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। देखो, अब हमारा जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ चार्जेस, सिस्टम ऑफ चार्जेस। यहाँ पर सपोज हमारे पास एक ट्रायंगल है, यहाँ पर एक ट्रायंगल है, ठीक, एक ट्रायंगल है, ठीक। हमको यहाँ पर हर जगह पर एक चार्ज रखना है, ठीक है, Q1 Q2 Q3। सपोज चार्ज बोलता हूँ, ये Q है और Q है, ठीक। हमारे पास 3 चार्जेस हैं। हमको यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम फाइंड करना है। यहाँ पर ट्रायंगल जिसका जो लेंथ है वो A है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक एक चार्जेस को इन्फिनिटी से यहाँ पर लेके आएंगे, एक एक चार्जेस को इन्फिनिटी पर लेके आएंगे। तो पहला Q चार्ज आएगा यहाँ पर, सपोज यहाँ पर Q चार्ज पहला आया, पहले क्या आया यहाँ पर Q चार्ज आया, ठीक है। Q चार्ज को हमने यहाँ से इन्फिनिटी से लेके मैं यहाँ तक लेके आया। ये तो पाथ, वैसे भी जो हमारा पोटेंशियल एनर्जी होता है वो पाथ इंडिपेंडेंट होता है, बिकॉज कंजर्वेटिव फोर्स जो होता है वो पाथ इंडिपेंडेंट। तो कैसे भी लेके आओ, मैंने यहाँ पर सिर्फ लेके आ गया इन्फिनिटी से। और दूसरा हमारा, तो बताओ इसकी पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की क्या होगी, बिकॉज ये सिंगल चार्ज है, तो सिंगल चार्ज की वजह से कोई भी पोटेंशियल एनर्जी होती नहीं है। बिकॉज मैंने बताया कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करने के लिए कम से कम 2 चार्जेस तो चाहिए, इसलिए सिंगल चार्ज की वजह से कोई भी पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी। लेकिन मैं यहाँ पर अगर दूसरा चार्ज लेके आऊँ, यहाँ पर दूसरा चार्ज लेके आऊँ जो कि है Q, चलो इसको Q1 Q2 Q3 बोल देता हूँ। चलो ये Q1 है, ये Q2 है, ये Q3 है। तो यहाँ पर मैं Q2 लेके आता हूँ, तो अब सिस्टम की देखो क्या होगा। पहले बात तो जो टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम होगी यहाँ पर लिख लो। U टोटल क्या होगी, वर्क डन इन ब्रिंगिंग चार्ज Q1 प्लस वर्क डन इन ब्रिंगिंग चार्ज Q2 प्लस वर्क डन इन ब्रिंगिंग चार्ज Q3। वर्क डन इन ब्रिंगिंग चार्ज Q1 प्लस वर्क डन इन ब्रिंगिंग चार्ज Q2 एंड प्लस वर्क डन इन ब्रिंगिंग द चार्ज Q3। तो यहाँ पर देखो, जब मैं Q2 को लेके आया, यहाँ पर ये मेरा Q2 है, तो Q2 को मैं यहाँ पर लेके आया। पहली बात तो जब Q1 को लेके आया था तो हमारा वर्क डन क्या आया, 0 आया। क्यों, बिकॉज सिंगल चार्ज के लिए कोई भी वर्क डन डिफाइन नहीं है, सिंगल चार्ज के लिए पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन नहीं है। अब हम Q2 चार्ज को लेके आए, तो देखो यहाँ पर Q1 और Q2 दोनों a डिस्टेंस से सेपरेटेड है। तो यहाँ पर क्या लिखूंगा, वर्क डन बाय Q2 क्या हो जाएगा, K Q1 Q2 बाई R। यहाँ पर लिख देता हूँ डायरेक्ट कि वर्क डन बाय Q1 जो है मेरा वो 0 है, और वर्क डन बाय Q2 मेरा क्या आ रहा है, K Q1 Q2 बाय R। अब ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पर Q3 चार्ज है, ठीक है। Q3 चार्ज को मैं यहाँ पर लेके आऊँगा, Q3 चार्ज को मैं यहाँ पर वहाँ से उठा के यहाँ पर लेके आया। पर देखो यहाँ पर पहले से यहाँ पर 2 चार्जेस मौजूद हैं, तो इस चार्ज की वजह से भी कोई पोटेंशियल एनर्जी आएगी और इस चार्ज की वजह से भी कोई पोटेंशियल एनर्जी आएगी, बिकॉज दोनों चार्ज की वजह से इसमें पोटेंशियल एनर्जी डेवलप होगी। मैंने बोला यहाँ पर चार्जेस Q1 और Q2 हैं, तो यहाँ पर 2 चार्जेस, देखो इसकी वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा, इसकी वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा। तो हमारा जो वर्क डन बाय ब्रिंगिंग चार्ज Q3 है वो पहले तो इस चार्ज की वजह से लिखता हूँ, तो जाएगा K Q3 Q2, K Q3 Q2 बाई R नहीं A है यहाँ पर, तो यहाँ पर A लिख दो, प्लस दूसरा चार्ज क्या है यहाँ पर, ये चार्ज है, तो इस चार्ज की वजह से भी लिख दो, क्या हो जाएगा K Q3 Q1 बाई A। तो K Q3 Q1 बाई
ए। तो जब हम Q3 चार्ज को लेके आए तो हमारे पास दो वर्क डन आया, एक Q2 की वजह से और एक Q1 की वजह से। तो हमारा टोटल पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम का क्या आया, सिस्टम का टोटल पोटेंशियल एनर्जी है वर्क डन बाय Q1 प्लस वर्क डन बाय Q2 प्लस वर्क डन बाय Q3। तो हमारा क्या है टोटल, ये तो 0 है और ये है K Q1 Q2 बाई ए और ये है K Q3 Q2 बाई ए और यह है K Q1 Q3 बाय ए। तो हमारा सिस्टम की टोटल पोटेंशियल एनर्जी क्या आ गई, जिसके अंदर 3 टर्म्स आ गए, ये फर्स्ट चार्ज की वजह से सेकेंड और थर्ड, ठीक है। तो सिस्टम की टोटल पोटेंशियल एनर्जी आ गई ये 3 चार्ज की वजह से इस तरह से। तो कोई भी सिस्टम ऑफ चार्जेस दिए हों तो हमको किस तरह से पोटेंशियल एनर्जी लिखना है, ये तो सिर्फ मैंने आपको एक्सप्लेनेशन के लिए दिया है, के लिए दिया है। देखो यहाँ पर 3 टर्म्स आ रही हैं, कितनी टर्म्स आ रही हैं, 3 टर्म्स। तुम्हारा यू टोटल क्या आ गया, 3 टर्म। इसको तो मैं रफ कर देता हूँ, इसको तो मैंने सिर्फ एक्सप्लेनेशन के लिए यहाँ पर से दिखाया था। तो हमारा टोटल पोटेंशियल एनर्जी आ गई 3 टर्म, जिसके अंदर आ रहे हैं 3 टर्म। तो यहाँ पर अगर 4 चार्जेस हो इस तरह से, अगर 4 चार्जेस हो तो सेपरेटली हर चार्ज के जैसे पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर डिफाइन करनी पड़ेगी। तो देखो यहाँ पर इसका एक जनरल फॉर्मूला होता है, हमको हर बार इतना कैलकुलेट ना करना पड़े, इसलिए इसका जनरल फॉर्मूला होता है, जनरल फॉर्मूला फॉर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। देखिए यहाँ पर 3 चार्जेस थे तो 3 टर्म आ रहे हैं। जब हमारे पास 2 चार्जेस थे, जब 2 चार्जेस थे हमारे पास Q1 और Q2, तो हमारे पास एक ही टर्म आता है Q इक्वल टू K Q1 Q2 बाई ए, एक ही टर्म आ रहा था। और 3 चार्जेस हैं तो यहाँ पर 3 टर्म आ रहा है, 2 चार्जेस थे तो 1 टर्म आ रहा था। तो इसका जनरल फॉर्मूला क्या होगा, इसका जनरल फॉर्मूला होता है NC2, वेयर N इज द नंबर ऑफ चार्जेस, N इज द नंबर ऑफ चार्जेस। तो यहाँ पर देखो 3 चार्जेस था और इसको हम फर्दर कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकता हूँ मैं n इंटू एन माइनस 1/2। आपने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में पढ़ा होगा कि NC2 को हम n इंटू एन माइनस 1/2 लिख सकते हैं। n जो है नंबर ऑफ चार्जेस। तो देखो यहाँ पर अगर 2 चार्जेस थे तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने आ रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। देखो यहाँ पर अगर 2 चार्जेस थे तो 1 टर्म आ रहा है। तो यहाँ पर लिखो अगर 2 चार्जेस थे तो यहाँ पर 2 इंटू 2 माइनस 1 1 हो जाएगा बाई 2, तो मेरे पास टोटल टर्म्स कितना आ रहा है 1। अगर 3 चार्जेस हो तो 3 इंटू 2 डिवाइड बाई 2, तो मेरा आ रहा है टोटल 3 टर्म्स। अगर 4 चार्जेस होंगे तो 4 इंटू 3 डिवाइड बाई 2, तो मेरे आएंगे टोटल 6 टर्म्स। मीन्स अगर 4 चार्जेस दिया होगा सिस्टम में तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 6 आएंगे। अब 6 किस तरह से आएंगे देखो वो भी देख लेते हैं, एक बार दिखा देता हूँ आपको कि 4 चार्जेस होंगे तो 6 टर्म्स किस लिए आएंगे। देखो यहाँ पर सपोज यहाँ पर Q1, ये है Q2, ये है Q3 और ये है Q4। यहाँ पर 4 चार्जेस हैं तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने आएंगी, 6 टर्म आएंगी। तो 6 टर्म किस तरह आएंगी, पहले तो ये 1 देखो ए। देखो पहले टोटल कितनी टर्म्स आएंगी, पहले ये 4 टर्म्स आएंगी, 1 2 3 और 4, यहाँ पर 4 टर्म्स आ जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल यू टोटल क्या आएगा, पहले ये देखो पहले हो जाएगा K Q1 Q2 बाई ए प्लस ये हो जाएगा K Q2 Q3 बाई ए प्लस K Q4 Q3 बाई ए प्लस K Q1 Q4 बाई ए। अभी 4 ही टर्म्स हुई, अब बाकी 2 टर्म्स क्या होंगी, देखो इन सब के वजह से पोटेंशियल एनर्जी तो हमने लिख दिया, लेकिन देखो ये 2 चार्जेस हैं, इन चार्ज की वजह से भी तो पोटेंशियल एनर्जी होगा, इन चार्ज की वजह से भी तो पोटेंशियल एनर्जी होगा। तो ये डिस्टेंस देखो a√2 है, बिकॉज ये a है तो ये डिस्टेंस a√2 है। वैसे इन 2 चार्ज की वजह से भी पोटेंशियल एनर्जी होगा और ये डिस्टेंस भी होगा a√2। यहाँ पर एक्स्ट्रा टर्म्स क्या आएंगी मेरे पास, K Q1 Q3 बाई a√2 और एक टर्म क्या आएगा मेरे पास K Q2 Q4 बाई a√2। तो इस तरह से यहाँ पर टोटल 6 टर्म्स आएंगी। ये बात आपको ध्यान रखना है जनरल टर्म में फाइंड करने का। तो यहाँ पर से इसको रफ करके अब हम इसके ऊपर से क्वेश्चंस करना शुरू करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ यहाँ पर कि मेरे पास कुछ इस तरह से कन्फिग्रेशंस है। यहाँ पर मेरे पास कैपिटल Q चार्ज है, यहाँ पर नेगेटिव -Q है और यहाँ पर -Q चार्ज है और बोला है कि इनके बीच में डिस्टेंस जो है वो L है। और क्वेश्चन में क्या बोला है कि इफ टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम
टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम इज जीरो, फाइंड रिलेशन बिटवीन Q एंड Q। इन दोनों के बीच में आपको रिलेशन फाइंड करना है। अगर सिस्टम की टोटल पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, क्वेश्चन में दिया है कि सिस्टम की टोटल पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, तो इसको एक बार पॉज करके आप ट्राई कर लो, Q और Q में रिलेशन फाइंड करो। देखो यहाँ पर क्वेश्चन में बोला है कि सिस्टम की टोटल पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, तो पहले हम टोटल पोटेंशियल एनर्जी निकाल लेते हैं। इसको इक्वल टू जीरो से इक्वेट करके हम रिलेशन फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ पर देखो 3 चार्जेस हैं, तो 3 चार्जेस से 3 इंटू 2 टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने आ जाएंगे, हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n इक्वल टू आ रहा है 3, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हो गए मेरे 3। तो यहाँ पर 3 टर्म्स आएंगे। कौन से 3 टर्म्स आएंगे, एक तो ये वाला टर्म, एक ये वाला टर्म और एक ये वाला टर्म, ठीक है। तो हमारे पास टोटल 3 टर्म्स आएंगे। तो पहला हो जाएगा k q इंटू माइनस क्यू डिवाइड बाई a। यहाँ पर डिस्टेंस कितना है इन दोनों बीच में, l है, तो यहाँ पर l लिखो। और यहाँ पर इन दोनों बीच में डिस्टेंस कितना है, l, तो हो जाएगा k q माइनस क्यू डिवाइड बाई l प्लस इन दोनों बीच में डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये l है, ये l है, तो ये हो जाएगा √2l। इसको √2l रखना है, ठीक है, वापस l मत रख देना। तो हो जाएगा k इंटू माइनस क्यू डिवाइड बाई √2l, ठीक है, नीचे √2l आ रहा है। अब टोटल पोटेंशियल एनर्जी जीरो दी है, तो इसको जीरो से इक्वेट कर लो। यहाँ पे हो जाएगा -2 k कैपिटल Q स्मॉल q बाई l प्लस हो जाएगा k q स्क्वायर बाई √2l। ये इक्वल टू इस तरफ आ जाएगा, तो हो जाएगा k 2k q बाई l इक्वल टू हो जाएगा k q स्क्वायर अपॉन √2l। तो यहाँ से l से l कैंसिल, एक q से q कैंसिल, k से k कैंसिल, तो मेरा क्या आ रहा है यहाँ पर कि 2√2q इक्वल टू q, यहाँ पर q, तो q इक्वल टू स्मॉल q अपॉन 2√2। तो ये मेरा रिलेशन यहाँ पे आ रहा है। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि सिस्टम की टोटल पोटेंशियल एनर्जी जीरो दी थी, जिसको मैंने जीरो से इक्वेट करके यहाँ पर इसका रिलेशन फाइंड कर लिया। तो इसको रफ करके हम करते हैं अपना सेकेंड क्वेश्चन। देखो यहाँ पर इसी तरह का एक क्वेश्चन आपको देता हूँ। सेकेंड क्वेश्चन, सिस्टम की टोटल पोटेंशियल एनर्जी अगर ज़ीरो हो, यहाँ पर चार्जेस कुछ इस तरह से रखे हैं, यहाँ पर मेरा कैपिटल Q चार्ज है और यहाँ पर मेरा माइनस Q चार्ज है और यहाँ पर मेरा माइनस Q चार्ज है। अगर बोला है सिस्टम की टोटल पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो होगी, तो सिस्टम की टोटल पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो होगी, तो यहाँ पर कि कैपिटल Q की वैल्यू क्या है, अगर इनके बीच में डिस्टेंस ये है a, डिस्टेंस बीच में a है सेम, अगर u टोटल ज़ीरो है तो q और q में रिलेशन ढूंढो यहाँ पर। तो फिर से हम क्या करेंगे, यहाँ पर 3 चार्जेस हैं, टोटल 3 टर्म्स आएंगी। कौन से, ये पहला टर्म, ये दूसरा टर्म और ये तीसरा टर्म। तो फिर से लिख दो यहाँ पर कि u टोटल क्या हो जाएगा मेरा, पहले ये टर्म को लिखता हूँ मैं, k माइनस क्यू इंटू क्यू डिवाइड बाई a प्लस ये टर्म को लिखूँगा k q माइनस क्यू डिवाइड बाई a प्लस, अब ये दोनों टर्म के बीच में डिस्टेंस मेरा कितना हो जाएगा, 2a हो जाएगा। बस यही बात आपको ध्यान रखना था यहाँ पर। और चार्जेस क्या है, k माइनस क्यू इंटू माइनस क्यू डिवाइड बाई a। देखो यहाँ पर 2 नेगेटिव चार्ज है, तो यहाँ पर पॉजिटिव हो जाएगा वो, तो यहाँ पर ये ज़ीरो है, हो जाएगा यहाँ पर -2k क्यू डिवाइड बाई a प्लस हो जाएगा k क्यू स्क्वायर बाई 2a। यहाँ पर 2a लिखना था, ठीक है, बिकॉज डिस्टेंस कितना था 2a। तो यहाँ पर इसको इक्वेट कर लो, तो हो जाएगा 2k क्यू डिवाइड बाई a इक्वल टू k क्यू स्क्वायर अपॉन 2a। तो यहाँ से k कैंसिल, a q से q कैंसिल, a से a कैंसिल, यहाँ पर आ रहा है 4q इक्वल टू q, तो यहाँ पर हो जाएगा मेरा q इक्वल टू q बाई 4। तो ये रिलेशन इस तरह से आ रहा है। तो इस तरह का कोई भी क्वेश्चन दिया आपको एनसीईआरटी में, इस तरह के बहुत ही एग्जाम्पल मिल जाएंगे, तो आप इसको कर लेना। अब करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सब तो सिंपल क्वेश्चन थे, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है यहाँ पर, देखो इस तरह से कुछ हेक्सागोन दिया है, इस तरह से कुछ हेक्सागोन दिया है यहाँ पर, सबके साइड सेम है, ठीक है। मेरा डायग्राम में कुछ मिस्टेक हो गई है, बट आप नोट ध्यान रखना कि सबकी साइड जो है वो सेम है। इस तरह से हेक्सागोन
दिया है रेगुलर हेक्सागोन है, सबका जो साइड है वो ए है, इस सब साइड जितने हैं वो ए हैं, ठीक। और यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज रखा है, यहाँ पर माइनस क्यू, यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज रखा है, यहाँ पर माइनस क्यू, यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज रखा है, यहाँ पर माइनस क्यू। क्वेश्चन है फाइंड टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम इसको आप पॉज करके पहले ट्राई कर लो, अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर हमको टोटल सिस्टम की टोटल पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर फाइंड करनी है। पहली बात आप ध्यान रखना यहाँ पर कि टोटल कितने चार्जेस हैं, यहाँ पर टोटल 6 चार्जेस। कितने चार्ज हैं यहाँ पर? 6 चार्ज। तो 6 चार्ज होंगे तो पहले हम यहाँ पर 6 × 5/2 करेंगे, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने मिलेंगे मेरे को? 15 टर्म्स मिलेंगे, 15 टर्म्स। ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने मिलेंगे? 15। तो 15 कौन से टर्म मिलेंगे वही आपको यहाँ पर लिखना है। पहले आप इसको पॉज करके ट्राई कर लो। तो मैं यहाँ पर करना शुरू करता हूँ। तो यू टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने मिलेंगे? 15। कितने मिलेंगे? 15। तो यहाँ पर देखो किस तरह के 15 टर्म्स मिलेंगे। 6 तो ये हो जाएंगे, देखो 1 2, देखो ये 1 हो जाएगा। देखो यहाँ पर टोटल लिख देता हूँ, ठीक। ये मेरा 1 हो जाएगा, ये मेरा 2 हो जाएगा, ये मेरा 3 हो जाएगा, ये मेरा 4 हो जाएगा, ये मेरा 5 हो जाएगा और ये मेरा 6 टर्म तो हो गए। अब देखो यहाँ पर हम अलग अलग चार्ज लेंगे। यहाँ पर ये चार्जेस पहले इन सब का मैग्नीट्यूड क्या आ रहा है? देखो इन सब का मैग्नीट्यूड आ रहा है मेरा, यू टोटल हो जाएगा मेरा, आ रहा है 6 टाइम्स ऑफ, देखो यहाँ पर प्लस माइनस, देखो सम अल्टरनेटिव चार्ज है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, तो -6 टाइम्स ऑफ Q² डिस्टेंस तो दोनों सबके बीच में ए ही है, सबके बीच में डिस्टेंस कितना है? ए। अब देखो यहाँ पर ये चार्जेस देख लो, अब ये अल्टरनेटिव चार्जेस, ये हो जाएगा मेरा 7, ये हो जाएगा मेरा 8, ये हो जाएगा मेरा 9, ये हो जाएगा मेरा 10, ये हो जाएगा मेरा 11 और ये हो जाएगा मेरा 12। तो यहाँ पर ये 12 हो गए। और ये इन सब के बीच में डिस्टेंस कितना होगा? देखो ये ए है, ये ए होता है, तो आप इसको निकाल सकते हो, इसको आप वेक्टर सम से निकाल सकते हो कि ये अगर एंगल 60 डिग्री है, बिकॉज ये रेगुलर हेक्सागोन है, तो अगर ये ए है और ये ए है तो ये मेरा कितना बनता है? √3a। इसको आप वेक्टर सम से निकाल सकते हो, a² + b² + 2ab cos थीटा करके ये निकाल सकते हो। बीच में डिस्टेंस कितना आता है? √3a। और देखो यहाँ पर चार्जेस जो है सिमिलर है, देखो पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, देखो नेगेटिव 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 नेगेटिव, मीन्स सबका हमारा टोटल टर्म जो आएगा 6Q²/√3a। यहाँ पर देखो डिस्टेंस कितना था उनके बीच में? √3a था। और चार्जेस जो है नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव होते हैं और पॉजिटिव पॉजिटिव भी पॉजिटिव होते हैं, तो यहाँ पर इसको हमने लिख दिया। अभी भी टोटल 12 टर्म्स हुआ। अब 3 टर्म्स कौन से बचे हैं? जो देखो अल्टरनेटिव एकदम ये अपोजिट चार्जेस, ये +Q - Q और ये +Q - Q और ये +Q - Q, तो हमारे पास ये 3 टर्म्स हैं। तो +3 टाइम्स ऑफ, इसको लिख देता हूँ मैं, ये वाला टर्म जो हो जाएगा मेरा 13, ये वाला जो हो जाएगा मेरा 14 और ये वाला जो हो जाएगा मेरा, बहुत ही कचड़ा हो गया, ये वाला जो हो जाएगा मेरा 15 हो जाएगा। तो 3 टाइम्स ऑफ Q²। अब आप देख लो कि अगर ये साइड ए होता है तो ये जो साइड होता है ये भी 2a होता है। इसको भी आप वेक्टर सम से निकाल सकते हो कि a है, इसको आप इस तरह से करके वेक्टर सम से निकाल सकते हो। ये √3a और a का रिजल्टेंट निकाल सकते हो आप। ये जो साइड होता है मेरा किसके इक्वल होता है? 2a के इक्वल। यहाँ पर इन सब का एडिशन करके हमारा यू टोटल आ जाएगा। तो यहाँ पर से सब एडिशन करते हैं। देखो Q²/a बाहर निकाल लेता हूँ मैं, Q²/a बाहर निकाल देता हूँ। अंदर क्या बचेगा मेरा? -6 बचेगा, प्लस बचेगा 6/√3 प्लस बचेगा मेरा 3/2। तो इस तरह से इसको एडिशन करके आप इसका आंसर निकाल सकते हो, जिसका आंसर हो जाएगा यू टोटल इक्वल टू Q²/a -6 + 3/2 -6 12। और यहाँ पर ये हो जाएगा ओके। यहाँ पर अल्टरनेटिव चार्जेस थे तो यहाँ पर माइनस आएगा, ठीक। यहाँ पर क्या आएगा? माइनस। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये प्लस माइनस अल्टरनेटिव चार्जेस थे, तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा मेरा -15/2 प्लस यहाँ पर बचा रहा है मेरा 6/√3।
यहाँ पर इस तरह से इसका टोटल पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम का निकाल सकते थे। 15 टर्म्स किस तरह से आए वही मैंने दिखा दिया कि टोटल टर्म्स किस तरह से फाइंड किए जाए। पहले अल्टरनेटिव चार्ज वाले 6 टर्म आ गए, फिर एक छोड़ के एक वाले चार्ज वाले 6 टर्म आ गए, फिर जो अपोजिट पॉइंट्स थे वो चार्जेस के 3 टर्म्स आ गए। टोटल मिलके हो गया 15 टर्म्स। 6 + 6 12 + 3 15 टर्म्स आ गए। तो होप करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ पड़ा होगा। यहाँ पर से इसको मैं रफ कर देता हूँ। तो इसी तरह से क्वेश्चन आ सकता है। एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं जिसके अंदर हमारा जो चार्ज है वो कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो। अगर कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दिया हो तो कुछ नहीं करना होता। देखो यहाँ पर सपोज एक रॉड रखा है, यहाँ पर एक रॉड है इस तरह से, और रॉड के ऊपर टोटल चार्ज है Q। रॉड के ऊपर टोटल चार्ज है Q। हमको यहाँ पर और यहाँ पर से हमको ये मेरा डिस्टेंस A, यहाँ पर हमको पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी है सिस्टम की। सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी हमको यहाँ पर फाइंड करनी है। तो यहाँ पर देखोगे ये रॉड का टोटल लेंथ है L, रॉड का टोटल लेंथ है L, और टोटल सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी हमको फाइंड करनी है। तो यहाँ पर देखो जैसे कि ये कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो हम डायरेक्टली फॉर्मूला यहाँ पर लगा नहीं सकते, हम डायरेक्ट फॉर्मूला यहाँ पर लगा नहीं सकते बिकॉज ये कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। इसके अंदर हम U = डायरेक्ट K Q1 Q2/R नहीं लगा सकते। ये फॉर्मूला यहाँ पर वैलिड नहीं होगा। ये फॉर्मूला कब वैलिड है? जब सिर्फ पॉइंट चार्ज हो। यहाँ पर कंटिन्यूस चार्ज है तो वो फॉर्मूला वैलिड नहीं होगा। तो उसके लिए करेंगे क्या, मैं आपको हिंट देता हूँ, इसको आपको होमवर्क में करना है। मैं आपको हिंट देता हूँ। हम क्या करेंगे यहाँ पर du करेंगे, du F.dr। इसको जैसे यहाँ पर फोर्स लगेगा F इलेक्ट्रोस्टैटिक, F.dr करेंगे हम, F एक्सटर्नल फोर्स लगेगा मेरा ये, ठीक। यहाँ पर F.dr करेंगे। अब देखो यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज है और ये Q है, दोनों आपस में रिपेल करेंगे। तो यहाँ पर ये मेरा लगेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है तो यहाँ पर आगे मेरे को माइनस लगाना पड़ेगा। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किस तरह से लगाएंगे वो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है। देखो यहाँ पर ये F.dr लिख दिया, इसको हमने क्या कर दिया, इंटीग्रेशन ऑफ K Q1 Q2 बाई। अब यहाँ पर K Q1 Q2 हम डायरेक्ट भी नहीं लिख सकते, ये भी प्रॉब्लम है इसके अंदर, क्योंकि यहाँ पर सब पॉइंट वेरिएबल हैं। तो हमको इंटीग्रेट करना पड़ेगा इसको कहाँ से कहाँ तक। देखो ये A है, हमको देखो यहाँ पर एक चार्ज होगा, हमको यहाँ पर छोटा चार्ज लेना पड़ेगा dq का, छोटा चार्ज लेना पड़ेगा dq, जो कि x डिस्टेंस दूर होगा, x डिस्टेंस दूर dx विथ का हमको चार्ज लेना पड़ेगा, x डिस्टेंस दूर dx विथ का चार्ज लेना पड़ेगा, और चार्ज क्या है मेरा dq। तो यहाँ पर अब dq के लिए हम फोर्स का डिफाइन करेंगे यहाँ पर, बिकॉज ये पॉइंट चार्ज हो गया। यहाँ पर इसके लिए मैं फोर्स लिख सकता हूँ मैं k q इंटू dq अपॉन, बीच में डिस्टेंस कितना है x, तो यहाँ पर मैं x² लिख सकता हूँ, यहाँ पर x² लिख सकता हूँ। और dq को मैं फर्दर क्या लिख सकता हूँ, मैं dq को, अगर चार्ज की टोटल चार्ज डेंसिटी लैम्बडा है तो dq को मैं क्या लिख सकता हूँ, लैम्बडा इक्वल टू होता है चार्ज पर यूनिट लेंथ। लैम्बडा होता है चार्ज पर यूनिट लेंथ, बट यहाँ पर चार्ज मेरा dq है और लेंथ मेरा dx। तो यहाँ पर dq को मैं लैम्बडा dx फर्दर लिख सकता हूँ। यहाँ पर dq की जगह मैं लैम्बडा dx लिख दूँ तो क्या हो जाएगा मेरा k कैपिटल Q, और dq की जगह हो जाएगा लैम्बडा dx। मेरे हिसाब से ये सब आपने इलेक्ट्रिक फील्ड वाले में किया होगा, इसलिए मैं इसको थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ। और इसका इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक, a से लेके a प्लस l तक। तो यहाँ से इंटीग्रेशन a से लेके a प्लस l तक। आपको बस इतनी बात है आपको ध्यान रखनी, इसको इंटीग्रेट कर लो, जो आपका आंसर आएगा वो, देखो जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल लेना और इंटीग्रेट कर देना dx अपॉन x² का, तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो सिस्टम की टोटल पोटेंशियल एनर्जी मिल जाएगी। तो आज के लेक्चर में हमने पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम देख लिया पूरा, किस तरह से उसको फाइंड किया जाता है पॉइंट चार्ज के बेस पे, और दो डेफिनेशन देख लिया, नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स और पॉजिटिव ऑफ वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स। तो होप करता हूँ आपको ये लेक्चर समझ पड़ा होगा। अगर समझ पड़ा तो अपने फ्रेंड को भी लेक्चर शेयर करें और वेट करें हमारे सेकंड लेक्चर का। तब तक मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आप लोग पढ़ाई